हेलो गाइस, वेलकम टू वेपेंद्र मैथ में आपका स्वागत है। मैं शिव शरण लेकर आया हूँ जनरल साइंस। जनरल साइंस का आज हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम विज्ञान को हमें रटना नहीं है, हमें विज्ञान को क्या करना है, हमें समझना है कि किस प्रकार से हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का अति महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, हम विभिन्न चीज़ें देखते हैं पर हम समझ नहीं पाते हैं कि यह कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, तो यह जो आपका साइंस है, जो आपका चैप्टर है, आपका मैटर है। ठीक है, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ, यह आपका साइंस आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बैंक या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जिसमें आपकी जनरल साइंस आता है, सबके लिए यह उपयोगी है। क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन को यानी जो टॉपिक है बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो व्यक्ति या जो हमारे संगी साथी बहुत कमज़ोर हैं वो भी सीख कर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ ले सके। ठीक है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझने के लिए, हर एक जानकारी लेने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर, अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा टॉपिक क्या कहता है। देखिए यहाँ पे है, अब होगा रिले पार जीरो से हीरो। ठीक है, समान विज्ञान डे 3। आइए, हमने इससे पहले पढ़ चुका है, यानी ठोस के बारे में पढ़ चुका है, द्रव के बारे में पढ़ चुका है। अब गैस के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया है। अब आगे हम गैस के बारे में जानेंगे। ठीक है, गैस तो आपको पता है, जैसे वायु, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या हैं, गैसें हैं। ठीक है, इनके विशिष्ट गुण होते हैं। ठीक है, पहला, गैसों का न तो कोई निश्चित आकार होता है न ही आयतन। ठीक है, हमने इसको बता चुका है किस प्रकार से। आप वीडियो को पार्ट 2 देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा, आपको एकदम सिंपल भाषा में है। आपको यहाँ पे समझना है, विज्ञान को रटना नहीं है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। उसके बाद गैसों को आसानी से संकुचित संकुचित संकुचनशीलित किया जा सकता है, मतलब हम गैसों को दबा सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमारा गैस से भरा हुआ या हीलियम से भरा हुआ हमारा एक गुब्बारा है। ठीक, तो साथियों, आप गुब्बारा को दबा पाते हैं कि नहीं, बताइए। दबा पाते हैं ना, बताइए। हीलियम से भरा हुआ आपका गुब्बारा है तो आप गुब्बारे को दबा पाते हैं ना। या फिर आपने साइकिल का ट्यूब देखा होगा, उसमें भी हम वायु भरते हैं। क्या भरते हैं, वायु भरते हैं। तो क्या आप ट्यूब को नहीं दबा पाते हैं, दबा पाते हैं ना। ठीक है, लेकिन अगर आप ठोस ले लें, जैसे मान लें ईंट ले लें, ईंट को दबाएंगे तो दबेगा, नहीं दबेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया हो कि गैसों को हम क्या करते हैं, संकुचित कर सकते हैं, यानी उसे हम दबा सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, हमने बता चुका, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, यानी इनके बीच में आकर्षण बल नगण्य होता है। ठीक है, इसलिए इनके बीच में स्पेस होता है तो आप दबाएंगे तो जगह खाली है तो दबेगा ज़रूर। ठीक है, यही कारण होता है कि हम गैसों को दबा पाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, गैसों में घनत्व बहुत कम होता है, ये बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, आप देखिए जिस प्रकार से आपका ठोस था, ठोस का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। उसके बाद आपका द्रव आता है, द्रव में जैसे जल हो गया। ठीक, जल में क्या, ठोस का घनत्व तो जल से क्या होता है, द्रव से अधिक होता है। क्यों, क्योंकि जल में अगर मान लेते हैं आप सोना डालेंगे, ईटा डालेंगे, पत्थर डालेंगे तो डूब जाएगा। तो हमने बताया था कि जिस भी चीज़ का या जिस भी पदार्थ का घनत्व अधिक होता है वह द्रव में, उस द्रव में डूब जाता है जिस द्रव से उसका घनत्व अधिक होता है। यानी कि मान लीजिए हम जल में हमने पत्थर को डाल दिया या हमने जल में ईंट को डाल दिया, तो जल में ईंट डूब गया। इसका मतलब यह हुआ कि आपका जो जल का घनत्व है ईंट के घनत्व से कम है। जल का जो घनत्व है वह ईंट के घनत्व से क्या है, कम है। इसलिए ईंट जल में डूब गया।
ठीक है। और यहाँ पे अपवाद होता है, ठीक है। अक्सर करके ठोसों घनत्व द्रव की अपेक्षा अधिक होता है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है, हम आपको बता देते हैं अपवाद क्या है। यहाँ पे अपवाद है बर्फ। बर्फ क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। पर जब इसे आप जल में डालेंगे, क्या करेंगे? जल में डालेंगे। जब आप जल में डालेंगे तो क्या होगा? यह तैरेगा। क्या करेगा? तैरेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि बर्फ घनत्व जल की अपेक्षा कम होता है। क्यों? क्योंकि जब बर्फ जमता है तो उसका आयतन क्या होता है? अधिक होता है। ठीक है, हमने बता रखा है बर्फ जमता है तो उसका आयतन अधिक होता है। ठीक है, इसलिए बर्फ जल में क्या होता है? तैरता है। ठीक है, और हमने ये भी बता चुका है कि बर्फ का 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम होता है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है? घनत्व अधिकतम होता है। तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन क्या होता है? आयतन कम होता है। ठीक है, नोट्स बनाते रहिएगा ताकि एग्जाम के समय में आपको कठिनाई ना हो। और अपने साथियों को, अपने संगी को, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दे ताकि वो भी निःशुल्क में पढ़ाई कर सकें। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। ठीक है, आप कंपेयर कर लीजिएगा, हम आपको बहुत बेहतर बताएंगे, एकदम जीरो से बताएंगे ताकि आप आसानी से, जो बंदा कुछ भी नहीं जानता है, जो साइंस लेवल का है नहीं, वो भी सीख पाएगा कि साइंस होता क्या है। ठीक है, आइए अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए आप साइंस ग्रुप से हैं या नहीं हैं, पर आपको एग्ज़ाम पास करना है। ठीक है, नौकरी लेना है तो आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए हम हैं, आपको बेसिक से पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए। ठीक है, रेगुलर वीडियो देखिए तथा साथ साथ लाइक भी करते रहें। लाइक करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। अपना अनुभव शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए हम आगे से समझते हैं। यानी कि बर्फ घनत्व तो कम होता है और हल्के होते, गैस घनत्व तो कम होता है और हल्के होते हैं। गैस से अपने पात्र को पूरी तरह से भर देती हैं। ठीक है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। आपने बोला सर पूरी तरह से पात्र को भर देती, इसका क्या मतलब हुआ? तो सर इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बर्तन है। सर इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका बर्तन है, इसमें हमने डाल दिया हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो क्या करते हैं, इनके मॉलिक्यूल, जो गैसों के मॉलिक्यूल हैं, इनके बीच में जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इन जो अंतर आणविक आकर्षण बल होता है, नगण्य होता है। तो क्या होते हैं, आप मान लीजिए, जैसे आप समझ लीजिए आप गार्जियन हैं। क्या हैं? आप गार्जियन हैं, आपके 2 बेटे हैं। क्या हैं? 2 बेटे हैं। अगर आपका इन दोनों बेटे पे अनुशासन नहीं रहेगा तो क्या होंगे? निकम्मे हो जाएंगे। अगर आपका इन पर डर नहीं रहेगा तो क्या होंगे? निकम्मे। जब मन करा तब घर के बाहर चले जाएंगे, दूर दूर रहेंगे, आपकी बातें नहीं सुनेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर इनके बीच में आकर्षण बल नहीं है तो क्या होंगे? दूर दूर भागेंगे। जैसे ही आप इनको छोड़ेंगे ये पात्र से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए क्या करते हैं, ये पात्र को भर देते हैं। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कंपेयर कर लीजिए। देखिए ठोस द्रव गैस, आप कंपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे हो गया ठोस, यहाँ पे हो गया द्रव, यहाँ पे हो गया गैस। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। ठीक, देखते हैं। देखिए ठोस में अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है, ठोस में आकर्षण जो बल होता है, ठीक, वह सबसे अधिक होता है। यानी ठोस द्रव गैस से सबसे अधिक होता है। और द्रव में जो होता है यह ठोस से क्या होता है? कम होता है। ठीक, और गैस में नगण्य होता है। क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक, अब देखिए दूसरी बात होती है, इनके कणों के बीच में दूरी बहुत कम होती है। ठीक, इनके कणों के बीच में
दूरी कम होती है, इनके में कम होती है, इनके में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। ठोस की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। और गैस में सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। ठीक, आइए हम आगे देखते हैं। नोट बनाते रहिएगा, ठीक है। इतना तो हो गया, अब आगे हम चलते हैं। देखिए, विस्तृत पदार्थ के तापमान में वृद्धि दर विसरण दरें में भी वृद्धि होती है, ठीक है। विसरण की घटना यह बताती है कि पदार्थ के कणों में लगातार वृद्धि रहती है, ठीक है। आपका विसरण घटना यह बताती है कि पदार्थों में या पदार्थ के कणों में वृद्धि होती रहती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं कि आप पूछेंगे सर विसरण क्या होता है, तो थोड़ा हम यहाँ पे समझ ले विसरण क्या होता है। तो विसरण आपके दो विभिन्न प्रकार के द्रवों के कणों के, ठीक है, मान लेते हैं आपका दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और कण हैं। तो दो विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के कणों के स्वतः मिलने से या मिलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे उदाहरण में हम समझ लेते हैं, आपने देखा होगा कि जल होता है, ठीक। एक पात्र में क्या है? जल है। अब जल में आप क्या करेंगे? स्याही की बूंदें डालेंगे। किसकी? स्याही की। तो जो स्याही की बूंदें होंगी वो क्या होगा? एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। क्या होगा? एक समान रूप से फैल जाएगा, ठीक। और जैसे ही हम क्या करेंगे? इनको गर्म करेंगे, ठीक। जब हम गर्म करेंगे तो जो कणों की गति होगी, कणों की गति अधिक हो जाएगी। क्या होगी? अधिक हो जाती है, जिसके कारण अंतरा आणविक स्थान बढ़ जाता है। यानी कणों के बीच में अंतरा आणविक स्थान बढ़ जाएगा। जब गति होगी तो अंतरा आणविक स्थान बढ़ जाएगा। अतः अब इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि आकर्षण जो बल होता है, आकर्षण बल क्या होता है? कम हो जाता है। जब दो लोग के बीच में, जब ए और बी के बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, घट जाता है। इस प्रकार क्या होता है? विसरण तेज होता है। यानी आप समझ चुके होंगे कि हम जब दो भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, ठीक है, और उसको हम गर्म करेंगे तो उनके कणों के बीच में जो विसरण की दर होता है क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, यही कारण होता है कि सर विसरण के कारण बढ़ जाता है। ठीक, यही कारण होता है सर, आपने जब खाना गर्म बनता है तो आपने वहाँ पे सूंघा होगा। खाना जब गर्म बनता है तो किसी पड़ोस के घर में खाना बन रहा है, ठीक है। मान लीजिए किसी पड़ोस के घर में पनीर बन रहा है और आप दूरी पे हैं, फिर भी आपको उस पड़ोस के घर की महक आपके पास आती है कि वाह क्या महक है। आप समझ जाते हैं कि उनके यहाँ पे पनीर बन रहा है, ठीक है। यह क्यों होता है? यह विसरण कारण होता है, ठीक है। क्योंकि गैसें होती हैं और गैसों के बीच में अंतराणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है, ठीक है, फैल जाते हैं, गर्म होता है। यही कारण होता है कि बहुत दूर तक आपको महक समझ में आ जाती है, लेकिन जब ठंडा खाना होता है तो आप पास रहकर भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। कितना आपको समझ में आ गया? ठीक है, आगे हम चलते हैं। देखिए, गैस में विसरण बहुत तेजी से होता है क्योंकि गैसों के कण सभी दिशाओं में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ठीक है। गैस में इतना तो समझ में आ गया होगा कि गैस में विसरण बहुत तेजी से होता है क्योंकि गैसों के कण सभी दिशाओं में बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं। देखिए, हमने पढ़ा इसको कि रसोई में पकाए जा रहे भोजन गंध काफ़ी दूर तक पहुंच जाती है, किसके? विसरण के कारण, ठीक। आगे हम पढ़ते हैं तरल पदार्थों में विसरण। जैसे तरल पदार्थों में जो विसरण होता है वह ठोस पदार्थों की तुलना में कम होता है, ठीक है। आपका तरल पदार्थों में जो विसरण होता है ठोस की गैसों की अपेक्षा कम होता है, ठीक है, क्योंकि इनके कणों के बीच में
मॉलिक्यूलर फोर्स गैसों की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए इनका विसरण कम होता है। हालांकि गर्म करने पर विसरण बढ़ता है, ठीक है, पर गैसों की अपेक्षा कम बढ़ता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। अब देख लेते हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। ठीक, तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन से पहले हम दो और पदार्थ होते हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, एग्जाम में सवाल इसमें भी पूछता है। पदार्थ की दो और अवस्थाएं हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरा है आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, इसके अलावा भी पदार्थ की और भी अवस्थाएं हैं, लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, इससे आपका क्वेश्चन बनता है, इसलिए हम इसको आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए प्लाज्मा क्या है। यह अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित कणों से बना होता है। प्लाज्मा जो आपका है अधिक ऊर्जा वाले और उत्तेजित कणों से बना होता है। इस अवस्था में कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। जैसे आपने ट्यूबलाइट देखा होगा, पहले क्या चलता था, शादी ब्याह में आपने ट्यूबलाइट देखा था, लंबी लंबी होती थी। ठीक है, तो उसके अंदर जो होता है ना फिलामेंट बस यही होता है। ठीक है, इसके बीच में कोई संपर्क नहीं होता है। फिर भी जब हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, बहुत अधिक वोल्टेज देते हैं, तो गैसें क्या होती हैं, आयनीकृत हो जाती हैं। ठीक है, उसमें से गैसें जो होती है आयनीकृत हो जाती है। तो देखिए आगे क्या दे रखा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। विद्युत प्रवाहित होने पर इनके अंदर उपस्थित गैसें आयनीकृत हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बल्ब ट्यूबलाइट चमकीला प्लाज्मा बनाता है। ठीक, बल्ब या ट्यूबलाइट में चमकीला प्लाज्मा बनता है। यह क्या होता है, यह उच्च तापमान के कारण तारों में भी प्लाज्मा बनता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में पूछता है कि प्लाज्मा संभव है, प्लाज्मा संभव है निम्न तापमान पे, उच्च तापमान पे, तो किस पर होता है, उच्च तापमानों पे संभव है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है। देखिए इस अवस्था का नाम जो है आपके वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर पड़ा है। ठीक है, और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, यह सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम होता है। ठीक है, जितना वायु का घनत्व होता है उससे 1,00,000 भाग घनत्व कम होता है। ठीक है, गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर भी इसी तरह होता है, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने सन 2001 में यूएसए के क्या किया है, यूएसए से उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भौतिकी क्षेत्र में क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते रहें और अपने दोस्त यार को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए, उसका सलूशन हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो देखिए बोस एंड आइंस्टीन कंडेंसेट से किस प्रकार से सवाल बनता है। इससे इस प्रकार सवाल बनता है कि बोस आइंस्टीन अवस्था किस पर हो सकती है, संभव है, अत्यधिक ताप पे, निम्न ताप पे, ठीक है, या दोनों पे, या कोई नहीं। तो आप पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा किस पर होगी, निम्न तापमान पे होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी होती हैं, लेकिन उसको हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, उसको नहीं पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगला वीडियो हम अगले दिन लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।